हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, देखिएगा। तो बात स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। एक ही टॉपिक बचा है हमारा, केशिकातव, और किस तरह से उसके अंदर लिक्विड चढ़ता है हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है जी, तो बात स्टार्ट करते हैं, केशिकातव। केशिकातव क्या होता है जी? केशिकातव एक कांच की नली होती है जो संपूर्ण लंबाई पर छिद्रित होती है, उसको कोशिका नली कहते हैं। ठीक है, और उस नली में द्रव जब ऊपर चढ़ता है तो इस घटना को कोशिकातव कहते हैं। एक तो होती है जी केश नली, केशिका नली। क्या होती है केशिका नली? कांच की नली, कांच की नली जो संपूर्ण लंबाई में छिद्रित हो, जो क्या है संपूर्ण लंबाई में छिद्रित हो जी, वो अपनी पूरी लंबाई में छिद्रित होती है। कांच की नली जो संपूर्ण लंबाई में छिद्रित हो उसको क्या बोलते हैं? केशिका नली कहते हैं। तो जब केशिका नली को जल में डुबोया जाता है तो उसका आंतरिक भाग को भिगो देता है, जिसके कारण जल ऊपर उठ जाता है। कांच की नली को जब जल में डुबोया जाता है, ठीक है भाई, ये जो कांच की एक नली है जो संपूर्ण लंबाई में छिद्रित होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे 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 आप कह सकते हो। इसमें काफी छोटे छोटे छेद होते हैं जी, ठीक है, ये केशिका नली है। तो बात आती है कि जब इसको आप द्रव में भिगोते हैं तो द्रव ऊपर चढ़ता है जी, इसमें द्रव ऊपर चढ़ता है। इस घटना को केशिकातव कहते हैं जी, ठीक है। जब केश नली में जल डुबोया जाता है तो उसका जल आंतरिक भाग को भिगो देता है, क्योंकि ये कांच है और कांच को तो जल भिगो देता है जी, कांच की नली है, ठीक है। यदि समान कोशिका नली को पारे में डुबोया जाए तो पारा नीचे चला जाता है, जल में डुबोएंगे तो जल ऊपर चढ़ता है जिसमें। मान लेते हैं आपने यहां तक डुबोया है, यहां तक जल है, ये मैं कहूं जल है, जल है तो जल इसमें ऊपर चढ़ेगा जी। और अगर होता पारा, यही केश नली होती, इसी तरह से छिद्रित है ये, और अगर आप इसको पारे में डुबोगे पारा, मान लेते हैं यहां तक डुबो दिया आपने, तो पारा इसमें नीचे जाएगा जी, ये आकार बन जाएगा इसमें, ये इतनी गहराई तक नीचे चला गया पारा, और यहां इतनी, यहां ऊपर जाओगे तो ऐसा बनेगा आकार, ठीक है। कोशिकातव का प्रयोग द्रवों में केश नली का उठना या गिरने की घटना को कोशिकातव कहते हैं। भाई जल का ऊपर उठना या पारे का नीचे गिरना, पारा नीचे कहां तक गिरा भाई? नली यहां तक है, इसको आप डॉटेड बार बार नहीं दिखाएंगे, समझने के लिए था। नली यहां तक, ये देखो इतना नीचे आ गया और इसमें इतना ऊपर आ गया। केश नली में जल का ऊपर चढ़ना या जल का नीचे उतरना, जल का ऊपर चढ़ना या पारे का नीचे गिरना, यानी द्रव का चढ़ना या गिरना, इस घटना को केशिकातव कहते हैं। केश नली कांच की एक नली होती है जो संपूर्ण लंबाई में छिद्रित होती है, बहुत पतली नली होती है केश नली। केस इन द सेंस हेयर से, हमारे बाल से तुलना करते हैं, इसकी नली इतनी होती है, जो हमारा एक बाल है, सर का एक बाल, उसकी जो मोटाई है वो इतनी मोटाई होती है, इतनी पतली नली होती है ये, ठीक है जी। आगे बात करते हैं जी। तो ये तो होगी जी केश नली। केश नली का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जिस तरह दीपक में आप तेल डालकर या घी डालकर जलाते हैं तो घी धीरे धीरे आगे आता रहता है, ये केश नली का उदाहरण है।
गीला टॉवल, टॉवल का आप एक हिस्सा गीला कर दो, पूरा टॉवल गीला होने लगेगा। ये घटना क्या है? ये भी केसिक आता हुआ है, धीरे धीरे पानी आगे चढ़ने लगेगा, पौधे पानी खींचते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें इन्होंने दे रखी है कि दीपक की बत्ती में कोशिकाओं के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, द्रव तथा जल पेड़ के सिरस तक, पत्तियों तक चढ़ जाते हैं। तौलिए का एक सिरा पानी की बाल्टी में डुबो दे तो दूसरा सिला गीला हो जाता है। कोशिकाओं के कारण ही शाही सोखता है, शाही को सोख लेता है। कौन है सोखता? जो सोखने वाला होता है। मिट्टी की तुलना में रेत जल्दी सूखती है, क्योंकि रेत के कणों के मध्य छिद्र मिट्टी के कणों के मध्य छिद्रों की तरह बारीक नहीं होते हैं, कोशिकाओं के कारण जल नहीं खींच पाते हैं। मिट्टी की नमी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए खेतों को जोता जाता है ताकि उनकी नमी बरकरार रहे। ईंटें छिद्रित होती है तथा केस नली की भांति व्यवहार करती है। ईंटें होती है, पानी में आप डालोगे तो वो पानी सोखती है। ठीक है, अब आता जी केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। केस नली में द्रव तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे हमने कल किया ही था, जो बात हमारे काम आएगी कि ऐसा भाग हो या ऐसा भाग हो, समतल का तो कोई काम ही नहीं। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, यहां पर मैं बोलूं इसकी त्रिज्या भी आर है, ये है जी पी, ये इस साइड आप ले सकते हो P1 P2 से दर्शा देते हैं। ये ऊपर वाला P1 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, किधर ज्यादा होगा दाब बताओ? अंदर की तरफ ज्यादा होता है। ये भाई ये संपूर्ण बन जाएगी, ऐसे समझ लो। ये अभी तक नवचंद्र किया है, एक बार तो पहले मैं खाली बता रहा हूं वो सूत्र। तो बात क्या है? P in माइनस P आउट टू T बाई R, P in P2 P आउट P1। इसी तरह यहां पर P in कौन सा है? यहां पर P1 है भाई, 2T बाई R करना है। और ये कौन से भाग का होना चाहिए? ये अवतल की तरफ से बंद वाले भाग की तरफ होना चाहिए। इधर बंद यहां हो रहा है और इधर बंद यहां होगा, यानी यहां पर P2 ज्यादा है और यहां पर P1 ज्यादा है। समझ गए? तो अब मैं इस पर आगे काम करने जा रहा हूं। केस नली में किस तरह से द्रव चढ़ता है, ये एक अच्छा टॉपिक है। देखिएगा, ये इस तरह से केस नली लेता हूं, ज्यादा वाइड ले ली है, थोड़ी सी पतली ले लेते हैं, इतनी मोटी नहीं होती है वो नली। ये मैं एक केस नली लेता हूं जी, ठीक है, इसको मैं द्रव में भिगोता हूं। ठीक है जी, ठीक है, इसे मान लेते हैं द्रव यहां तक चढ़ जाता है। इस बिंदु की हाइट यहां तक मान लेते हैं चली जाती है, वैसे केंद्र से भी हाइट देख सकते थे आप। ठीक है,
केंद्र से, इनके केंद्र से देख लेते हैं। पास बहुत छोटा अंतर होता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, ये एक केस नली है। तो इसका जो केंद्र होगा वो यहां मान लेता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां इसका केंद्र होगा ऐसे। ठीक है, तो एक त्रिज्या तो ये होगी जी, इसके केंद्र की त्रिज्या। ठीक है, और एक होगी जी केस नली की त्रिज्या। केस नली की त्रिज्या भी तो होगी ऐसे, काफी छोटा बन रहा है, ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज बन रहा है जी। एक तो है जी यहां पर केस नली की त्रिज्या, स्मॉल आर से लिख देते हैं उसको, और एक है जी ये नवचंद्रक की त्रिज्या कैपिटल आर। ये है जी नवचंद्रक, इसका यहां पर केंद्र है, और इसकी ये त्रिज्या है जी कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है बताओ? नवचंद्रक की त्रिज्या। और स्मॉल आर क्या है? केस नली की त्रिज्या। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है, देखो इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगा ऐसे, ऐसे। इसको मैं थीटा बोल देता हूं जी, ये जो कोण है यहां पर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो क्या बोल सकते हो? स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, आधार बटे करंट कोस थीटा। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर गुणा में कोस थीटा। ठीक है जी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई? कैपिटल आर गुणा कोस थीटा। ठीक है, ओके। अब हमें इसका डेरिवेशन अगर करना हो तो हम इसको इस तरह से करेंगे। देखो भाई, इनको आप पॉइंट मान लीजिए सबको। यहां पर मैं कोई पॉइंट ए मान के चल रहा हूं, यहां पर मैं कोई पॉइंट बी मान के चल रहा हूं, यहां पर मैं कोई पॉइंट सी मान के चल रहा हूं, और यहां पर मैं कोई पॉइंट डी मान के चल रहा हूं। ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ठीक है, ए और बी में से प्रेशर किस पर ज्यादा होगा बताओ? ए पर, क्योंकि ए आप ऐसे बंद करेंगे तो ए तो अंदर आ जाएगा। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 2t बाई कौन सी आर? कैपिटल आर, क्योंकि यहां पर हमेशा किसकी त्रिज्या आती है? नवचंद्रक की त्रिज्या। नवचंद्रक की त्रिज्या। ठीक है, ये नवचंद्रक होता है जो ये बनता है। ठीक है, तो नवचंद्रक की त्रिज्या आ गई पी ए माइनस पी बी। तो अब मैं आगे अगर बात करूं, मुझे बी से सी पर कैसे पहुंचना है? सी का दाब बी का दाब होगा प्लस में रो जी एच। सी बिंदु का दाब होगा जी, बी बिंदु के दाब में आप क्या कर दीजिए? रो जी एच ऐड कर दीजिए। बी बिंदु का दाब कैसे निकालेंगे? इसको उधर ले जाओ, पी ए माइनस 2t बाई आर, ये बी बिंदु का दाब है। ठीक है, सी बिंदु का दाब आ गया। अब ए पर कौन सा दाब है आप बताओ? ए पर तो वायुमंडलीय दाब है भाई, ए पर तो वायुमंडलीय दाब है, हवा लग गई ए पर तो। डी पर भी तो हवा लग रही है, डी भी तो खुला है। ए पर और डी पर दोनों पर दाब कितना होगा जी? वायुमंडलीय दाब होगा। तो सी का दाब किसके बराबर कर दें? डी के दाब के बराबर, समान स्तर पर है। सी और डी समान स्तर पर, और समान स्तर पर दाब हमेशा बराबर ही होता है जी।
तो सी की जगह क्या लिख दूं, डी, और डी किसके बराबर था, पी नोड के बराबर। डी किसके बराबर था, पी नोड के बराबर। यानी मैं बोलूं पी सी की जगह मैं पी नोड लिख दूं जी। पी नोड से पी नोड कट गया, इसको इधर ले आओ। 2t/r इक्वल टू रो जी एच। क्या फार्मूला है देखो, 2t/r इक्वल टू रो जी एच। एच क्या आया, 2t अपॉन रो जी आर। एच की वैल्यू आई 2t अपॉन रो जी आर। ठीक है जी। ऊंचाई एच 2t अपॉन रो जी आर। एक फार्मूला तो ये याद रखना है, ये आर किसकी त्रिज्या है, नवचंद्रक की त्रिज्या। अब आपको आर के रूप में याद नहीं रखना, छोटे आर के रूप में याद रखना है। तो कैपिटल आर की वैल्यू पुट करें, स्मॉल आर बटे कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। दो फार्मूले हैं जी, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। कोस थीटा आएगा तो नली की त्रिज्या आएगी, ऐसे याद रखना है। और कैपिटल आर आएगा, जब नवचंद्रक आएगा तो कोस थीटा नहीं आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला हमारे काफी काम आएगा। बड़े आगे अगली बात पे आते हैं जी। ओनियन सूत्र के नाम से जाना जाता है, ये जाता है ना, 2t cos थीटा इक्वल अपॉन रो जी इंटू स्मॉल आर। इसको बोलते हैं जी ओनियन सूत्र। कौन सा सूत्र है ये, ओनियन सूत्र है जी। ठीक है भाई, अब कुछ और बातें लिखते हैं जी नोट में, देखिए नोट में कुछ और बातें लिख रहे हैं। क्या बात है देखो, दरवाजो कांच को नली को केस नली। अच्छा ये 3 केस पढ़ लेते हैं जी, मैं ये 3 केस बताता हूं आपको, देखना। केस नली है तीनों ही पार्ट में, एक तो ये भाग पढ़ रहा हूं, एक ये भाग पढ़ रहा हूं, और एक ये भाग पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये केस नली है जी दरव में, तीनों जगह अलग अलग दरव है, ये बात का ध्यान रखना।
देखिए मैं बोल रहा हूं तीनों ही कांच की नली है, कांच की केस नली लेके चल रहा हूं मैं, कांच की केस नली। तीनों स्थिति में कांच की केस नली है। ये मैं लेके चल रहा हूं जी जल है, ये क्या बताओ, जल। इसको मैं लेके चल रहा हूं, ये तरल चांदी है, और ये मैं लेके चल रहा हूं जी एल्कोहल है, या फिर मरकरी है, Hg पारा, एल्कोहल या फिर पारा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिएगा बात, यहां पर आपने देखा कि ऊंचाई नवचंद्र के केंद्र से बात करते हैं, यहां पर आपने देखा ऊंचाई ये H ऊपर है जी, ठीक है। यहाँ पे तो H है ही नहीं, ऊंचाई है ही नहीं, तो ऊंचाई क्या है, 0। और यहां पर ऊंचाई आने की बजाय नीचे जाना पड़ गया गहराई में, तो ये H आ गई जी। ठीक है, बात समझते हैं। यहां पर ऊंचाई है वो धनात्मक, ऐसा समझें, पॉजिटिव है। यहां पर ऊंचाई है वो 0 है जी, और यहां पर ऊंचाई है वो नेगेटिव है जी, ऋणात्मक। फार्मूला क्या था जी? फार्मूला था H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, 2t cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। ठीक है, यानी इस फार्मूले से एक तो बात आपको ये पता चली, H व्युत्क्रमानुपाती है R के, ये बात ध्यान रखना। इसको, इस सूत्र को एक नाम दिया जाता है जुरीन का नियम, जुरीन का नियम है जी। क्या कि जितनी पतली नली होगी स्मॉल आर क्या बताओ, नली की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है यहां पर, नली की त्रिज्या। जितनी पतली नली होगी ऊंचाई उतनी ज्यादा चढ़ेगी उसमें। H पॉजिटिव, H 0, और वहां पे H आया जी नेगेटिव। ठीक बात है, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, आर यहां पर क्या होगी, नली की त्रिज्या हो गई जी। ठीक है, H पॉजिटिव हो गया 0। अब बात आती है जी थीटा की, यहाँ पे H पॉजिटिव क्यों हुआ, जल और कांच के मध्य कोण, पहले थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है जी जल और कांच के मध्य, चांदी, और यहां पर थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। और पारे और कांच, ये कांच है, ये भी कांच है, पारे और कांच के मध्य यहां पर कोण होता है जी 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, यहां 90 से कम है, 90 से कम है तो कोस थीटा पॉजिटिव आएगा जी, जब 90 से कम होता है तो पहले भाग में। थीटा 90 हो गया, यानी कोस थीटा, यानी कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, नेगेटिव आएगी। फार्मूला देखिए, H इक्वल टू कोस थीटा 90 से छोटा है, कोस थीटा पॉजिटिव आया, कोस थीटा पॉजिटिव आया, इस तरह ही 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। भाई बाकी सारी चीज तो सेम है, ये cos थीटा के समानुपाती है। यहाँ पे 2t cos, यहाँ पर ये किसकी वजह से cos थीटा के समानुपाती है, cos 0 मतलब ऊंचाई 0, और cos नेगेटिव इसका मतलब ऊंचाई नेगेटिव हो गई जी, यानी नीचे चढ़ गए। ठीक है, और बात देखिए, इस स्थिति में तरल
ठोस को भिगो देगा, तरल ठोस को भिगो देगा। यहां पर क्रांति की स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है। यहां पर तरल है वो ठोस को नहीं भिगोएगा जी, तरल ठोस को नहीं भिगोएगा। यानी अगर आप कांच के गिलास में एल्कोहल डाल लें और एल्कोहल फेंक दे वापस या पी जाए, वो तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन वो कांच का गिलास अंदर से गीला नहीं होएगा एल्कोहल से। घर वाले आके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि अंदर कुछ है भी। लेकिन अगर आपने पानी पिया उस कांच के गिलास में, तो कांच का गिलास अंदर से गीला हो जाएगा, उससे छोटे 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 पानी की बूंदें सी दिखने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे बढ़ जाऊं? अगली बात पे आते हैं जी। ठीक है, जुरीन का नियम बता दिया आपको, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर एच व्युत्क्रमानुपाती आर, ये जुरीन का नियम है। देखो और क्या क्या पॉइंट है, और पॉइंट भी बता देता हूं। और पॉइंट है कि जब द्रव को कांच की नली या केस नली गीला करता है, स्पर्श कोण थीटा 90 से छोटा होता है, कोस थीटा धनात्मक होता है, एच भी धनात्मक होता है। अर्थात जब द्रव केस नली में ऊपर चढ़ते हैं तो द्रव कोशिका नली को गीला करते हैं, केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जल या दूध या केरोसिन तेल या पेट्रोल आदि। जल, दूध, केरोसिन, पेट्रोल आदि इन सब का कोण है वो 90 से छोटा होता है जी। आगे, जो द्रव कांच की नली या कोशिका नली को नहीं भिगोते हैं या स्पर्श कोण थीटा 90 से ज्यादा होता है, बिल्कुल बताया मैंने, कोस थीटा ऋणात्मक हो जाता है, केशिका को नहीं भिगोते, वो केश नली में नीचे गिर जाते हैं। जो गिर गया वो क्या भिगोएगा? भिगोएगा तो वही ना जो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए पारा। ठीक है, आगे है, ये जुरीन का नियम पढ़ा दिया। आगे कहते हैं यदि डी दूरी पर दो समांतर प्लेटों को जल में के होज में रखा जाए तब द्रव की ऊंचाई, ये एक फार्मूला है जी। क्या फार्मूला है मैं आपको बता देता हूं। बात समझिए, डी दूरी पर दो समांतर प्लेट है, दो समांतर प्लेट ले रहा हूं मैं, डी दूरी पर दो समांतर प्लेट, या दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी बोल सकता था मैं। ठीक है, ऐसे एक प्लेट ऐसे है, ठीक है, और दूसरी प्लेट है वो इसके आगे है जी, दूसरी प्लेट यहां पर ऐसे, ये दो प्लेट है, एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट ये है जी, ये दो समांतर प्लेट है, समझ रहे हो जी। ऐसे
इनको दोनों के ऊपर बल लगेगा जी, दोनों की लंबाई L ले सकते हैं। ऊपर की तरफ इस पे बल लग रहा है, इस पे भी ऊपर की तरफ बल लगेगा। कब? जब आप इसको एक दरों में भिगो रहे हैं जी। ठीक है, उनके बीच की दूरी d है, तो फार्मूला क्या लगेगा? 2TL इक्वल टू रो, ये एक फार्मूला है जी। कैसे आया देखो, टू TL के बल है F अपॉन 2L इक्वल टू T, तो F आ गया जी 2TL। ठीक है, दाब बल बटा क्षेत्रफल, दाब क्या लेते हैं जी? रो जी एच, रो जी एच, रो इसका घनत्व, एफ क्षेत्रफल क्या लूं बताओ? इस एल डी, एल डी क्षेत्रफल हो गया भाई, एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? एल इंटू डी। तो क्या फार्मूला बना है? एल डी इंटू में रो जी एच, बना कि नहीं? बस एक बल यहां से F1 2TL, इसको मैं F2 बोल देता हूं, और F1 F2 को दोनों को बराबर करते ही ये फार्मूला आ जाएगा जी। F1 बराबर F2 यानी 2TL LD रो जी एच, L से L काट दो, क्या निकालना चाहोगे? जो भी आप निकालना चाहो, 2T रो जी एच डी, 2T अपॉन H का फार्मूला है 2T अपॉन रो जी डी, H का फार्मूला आ गया जी 2T अपॉन रो जी डी। समझ गए जी? H ऊंचाई है जहां तक तरल चढ़ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इसे प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं R1 R2 त्रिज्या की दो सकेंद्रीय नलिकाएं आंतरिक वाली ठोस एक जल हौज में रखी गई है, तो द्रव की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे है जी क्वेश्चन, दो त्रिज्या है जी इस बार, ऐसे ऐसे है जी, और ये अंदर वाली ठोस है भाई ये अंदर वाला भाग है ना, ये ठोस है। इसके अंदर वाला भाग ठोस है जी, इसको मान लेते हैं आपने जल में रख दिया जी। ठीक है, तरल में रख दिया इसको। इन दोनों की त्रिज्या ले सकते हैं हम, R1 R2, R1 R2 दो त्रिज्या की दो सेकेंडरी नलिकाएं आंतरिक वाली ठोस एक जल हौज में रखे गए, तो द्रव की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा भाई? TL TL1 TL2 TL1 क्या 2 पाई R1 2 पाई R2, T कॉमन ले लिया, TL1 TL2, और उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन का अंतर ले लेते हैं।
रो जी एच कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है वही तो निकालना है हमें। जो द्रव है वो कितनी ऊंचाई तक है जा रहा है। रो जी एच रो जी एच तो दाब होता है ना। पी इंटू ए ये समझ लीजिए। पी क्या रो जी एच। रो जी एच तो और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। दो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो माइनस होएगा जी बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल बस। 2 पाई टी कॉमन R1 प्लस R2 रो जी एच पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर 2 पाई टी रो जी एच पाई भी कॉमन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा जी 2t R1 प्लस R2 रो जी एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ये काट दो जी। एच का फार्मूला आ गया जी 2t अपॉन रो जी 2t अपॉन रो जी R2 माइनस R1 समझ गए। याद रहेगा। ठीक है। अब इसमें काफी सारी बातें और भी दे रखी है हालांकि मेन बातें हमने कवर कर ली है जी। केस नलिका की मेन बातें हमने कवर कर ली है। तो देखिएगा आगे बढ़ने जा रहे हैं अगली बात पर। यदि नवचंद्रक में द्रव के भार पर विचार किया जाए। द्रव का जो भार है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है जी ध्यान रखना। त्रिज्या दुगनी कर देंगे एक पॉइंट है सीधा लिख देना आगे काम आएगा। क्या पॉइंट है नली में चढ़ने वाले द्रव का द्रव्यमान कैपिटल एम समानुपाती होगा जी त्रिज्या के। जितनी त्रिज्या दुगनी कर देंगे तो उसमें चढ़े गए द्रव का द्रव्यमान भी दुगना हो जाएगा। ठीक है। यदि नवचंद्रक के द्रव के भार पर विचार किया जाए। नवचंद्रक में द्रव के भार पर विचार अगर आप करें तो कैसे विचार करेंगे देखो। ये इस तरह का पॉइंट है। ठीक है। इधर टी है इधर टी है। ये कोण थीटा है ये कोण थीटा है। इनके घटक ले सकते हो आप टी कॉस टी साइन टी कॉस टी साइन। ठीक है। और उसमें आर त्रिज्या का नवचंद्रक बन रहा है। ठीक है।
यार त्रिज्या का नवचंद्रक बन रहा है, ये एच ऊंचाई यहां से ले सकते हैं। ठीक है जी। समझ गए। तो फार्मूला आता है टी कोस थीटा इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्षेत्र पाई आर स्क्वायर एच आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इस भाग का ये आर हो गया जी, इंटू में रो जी। तो यहां से आगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आएगा h प्लस r/3 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, वही फार्मूला है जी, बस इसमें एक टर्म आगे जी r/3। ठीक है, आगे बात करें तो आगे आता है केस नली में के ऊपर नवचंद्रक अवतलाकार भाग होगा, ये सारे बता दिए जी मैंने, ए बी सी वाले पॉइंट। दो प्लेटों के मध्य द्रव है कि ये बात और देख सकते हैं, बस दो प्लेटों के मध्य द्रव, दो प्लेटों के मध्य द्रव किस तरह से होता है जी। देखिए ये दो प्लेट है, इनके मध्य द्रव की ये आकार बन रहा है। ठीक है, जब सम्मुख रखी गई कांच की प्लेटों के मध्य जल की एक छोटी बूंद रखी जाती है तो यह पतली फिल्म का निर्माण करती है जो कि इसकी सीमा के अनुदिश बाहर की ओर अवतलाकार होती है। कैपिटल आर तथा स्मॉल आर दो लंबवत दिशाओं के परिबद्ध फिल्म की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, फिल्म के अंदर का दाब बाह्य वायुमंडल की दाब से पी मात्रा में कम होता है। ठीक है, डी दो प्लेटों के मध्य दूरी है, थीटा जल के लिए स्पर्श कोण है, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो जी इसका, और कुछ नहीं है, डी दो प्लेटों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, और अगर यहां तक करेंगे तो ये d/2 हो गया, ये त्रिज्या हो गई इसकी r, यहां से भी देख सकते थे r त्रिज्या है। ठीक है, ये कोण थीटा हो गया, तो डायरेक्ट फार्मूला आता है जी, फिल्म के द्वारा भिगोए गए प्लेट का क्षेत्रफल है तो ऊपरी प्लेट को नीचे को दबाने परिमाणी बल परिमाणी दाब गुणा क्षेत्रफल द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, दो प्लेटों के मुझे दूरी डी थीटा स्पर्श कोण है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मान रखने पर पी आ गया जी। फिल्म के अंदर का दाब बाह्य मंडलीय दाब की पी मात्रा में कम होता है, तो पी यहां पर दे रहा है जी T/R, एक तो ये है जी, एक ये फार्मूला है जी 2T/D इंटू में cos थीटा। ठीक है, ऊपरी प्लेट पर कार्यरत परिमाणी दाब नीचे की ओर, ऊपर वाली प्लेट पर नीचे की ओर लगेगा, 2T/D, ये फिल्म के द्वारा भिगोगा प्लेट के ऊपरी प्लेट के नीचे को दबाने पर परिमाणी बल ठीक है किसी लगभग डी दिया जाएगा आसानी से, बस यही बात है जी। ये आता है परिमाणी बल आता है जी, एक पॉइंट परिमाणी बल 2TA/D, ये वो भाग है जो भिगोया गया है, बाकी ये कमी काम नहीं आना चाहिए। बस एक आखिरी बात बताता हूं, अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका, सुनो क्या होता है जब केस नली में मान लेते हैं द्रव यहां तक चढ़ता है जी, केस नली में द्रव यहां तक, अब आपके पास केस नली छोटी है तो क्या होगा, द्रव बाहर आ जाएगा क्या, फाउंटेन चलने लगेगा क्या, नहीं,
द्रव यहाँ आएगा और यहाँ पर एक मान लेते हैं, यहाँ पे तो उसने अलग नवचंद्रक बनाया था, यहाँ पे वो नवचंद्रक बाहर की ओर बना देगी, जिसकी त्रिज्या आर डैश ले सकते हैं, और इसकी त्रिज्या क्या लूं मैं, आर। नवचंद्रक की त्रिज्या को हम कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पर। जब एक पर्याप्त लंबाई की केश नलिका को जल में रखा जाता है तो जल उसके ऊपरी बिंदु तक आकर वहां पर एक बड़ा नवचंद्रक बनाएगा, जल वहां से नीचे नहीं गिरेगा जी। अगर इसमें ये चढ़ा है एच हाइट तक और इसमें मैं बोलूं ये एच डैश तक चढ़ा है, तो आप इसको बोल सकते हो एच आर, एच डैश आर डैश, आर डैश इज इक्वल टू एच आर अपॉन एच डैश। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है भाई। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। लेसन पूरा खत्म हो गया जी, अगली क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।